जिस सवाल का जो बार बार उठ रहे थे, जिस जवाब का इंतजार था सवाल के बाद, वो जवाब मिल चुका है और एक बड़ा बजट सरकार की ओर से पेश किया जा चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री हरियाणा के लोगों के सामने सुझावों वाला बजट पेश कर दिया है। सुझावों वाला बजट इसलिए क्योंकि हर वर्ग से यह दावा किया गया था कि सुझाव लिए गए थे, विधायकों से, मंत्रियों से सुझाव लिए गए थे और उसके बाद इस बजट का पूरे मंथन करने के बाद बनाया गया और पूरे हरियाणा के सामने यह बजट अब रख दिया गया है। इससे पहले कि हम इस बजट का विश्लेषण करें, एक एक बात आपको बताएं कि इस बजट में आपके लिए क्या है, उससे पहले एक बड़ी जानकारी आपके सामने यह है कि कैसा और किस तरह का बजट यह था। तो जो हम करोड़ों रुपए में तोलते हैं, बजट को पैसों में तोलते हैं, उसके हिसाब से पहले आप देखिए पिछले साल की तुलना में यह 15.6% बजट ज्यादा है, बढ़ोतरी की गई है। बजट में 1.16 लाख करोड़ रुपए राजस्व खर्च के लिए और शिक्षा क्षेत्र के लिए 20,250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक एक करके जानकारी बहुत अहम है। कृषि क्षेत्र के लिए 5,999.76 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही महिला बाल विकास के लिए 2017.24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और साथ ही खेल और युवा मामले के लिए 540 करोड़ रुपए के करीब का प्रावधान किया गया है और इसके साथ ही सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण क्षेत्र के लिए 136.90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही औद्योगिक विकास के लिए 598.20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। हमारे जो गेस्ट जुड़ेंगे वो भी जरूर इस बारे में बताइएगा कि ये बेहतर है कि नहीं है। लोक निर्माण के लिए 4,752 करोड़ रुपए के करीब का प्रावधान, सिंचाई एवं जल संसाधन के लिए 4,454.39 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और वहीं नवीनीकरण के लिए, बिजली एवं नवीनीकरण के लिए 7,203.31 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। परिवहन के लिए 2,821.83 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो काफी देर से हमारे जो गेस्ट हैं वो इंतजार कर रहे थे कि कैसे वो इस बजट का विश्लेषण करें, क्योंकि आपके लिए वो लगातार अपने नोट्स बना रहे हैं और अभी बना रहे होंगे और इससे पहले बना भी चुके हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश कर रहे थे, उनके एक एक बात पर जो मेरे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं, आप देख भी रहे, इनकी नजर थी, वो देख रहे थे कि किस तरह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल वित्त मंत्री के तौर पर बजट की मुख्य बातें बोल रहे हैं, कह रहे हैं। और मैं उनका तारुफ करवा देता हूं। जो हमारे गेस्ट, हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, मार्केट एक्सपर्ट पीटी शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीए हैं गुरदीप सिंह जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर जर्नलिस्ट राजेंद्र जादौन साहब और पॉलिटिकल एक्सपर्ट केसी मलकानिया साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन सब से हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि पत्रकार बताए, हम भी पत्रकार हैं, हम भी राय देंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। जादौन साहब, उम्मीदों वाला बजट लगा कि नहीं लगा? कोई विजन दिख रहा है इस बजट में, या हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष ने तो अंत में जाते जाते जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना बजट का जो भी संबोधन था वो पूरा किया तो कह दिया थोथा बजट है? क्या है ये बजट? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री जी जो है कुछ नए डेवलपमेंट और साइंटिफिक हरियाणा की सोसाइटी को साइंटिफिक बनाना चाहते हैं, वो वैज्ञानिक दिशा में, ताकि उन्होंने जो है इनोवेशन के लिए भी एक डेडिकेटेड फंड रखा है और नई पीढ़ी को भी जो है वो रोज़गार में सेटल करना चाहते हैं, क्योंकि वो लगातार कहते रहे हैं कि नौकरियों से काम चलेगा नहीं और सरकार सभी को नौकरी दे नहीं सकती, तो स्टार्टअप के लिए भी फंड रखा गया है जो डेडिकेटेड फंड है। और क्लाइमेट की भी बड़ी ज़रूरत है। अब देश में जो है, प्रदेश में, पूरे दुनिया में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है क्लाइमेट का। कहीं कोई दिल्ली से पुकार आती है कि ये पराली जलाई जा रही है और ये है, तो क्लाइमेट के लिए भी उन्होंने डेडिकेटेड फंड बनाया। तो ये एक नया प्रयोग इस बजट में पहली बार दिखाई दे रहा है जी। जो कुछ सब्जेक्ट वाइज डेडिकेटेड फंड बनाए गए, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि अब पिछले बजट से जो 1,55,000 करोड़ और समथिंग कुछ आगे था, जी, वो 1,77,000 करोड़ हो गया है। तो ये तो ठीक है कि आपने बढ़ाया है, 22,000 करोड़ बढ़ के बजट आया है। जी। लेकिन ये भी देखा जाए कि पिछले बजट में जो एलोकेशन थे वो कितने खर्च हुए। जैसे अभी सरसरी तौर पर मैंने देखा है कि टैबलेट देने की बात दोहराई गई है, ये तो पिछले बजट में भी थी, बिल्कुल पिछले बजट में एलोकेशन भी था। हम ये नहीं कह रहे कि हम पूरा शोध पत्री पढ़ देंगे इस पर, बजट पर, लेकिन जो फौरी तौर पर देख पाए वो ये है कि आप उसको रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब पिछली बार आपका पैसा खर्च हुआ ही नहीं।
तो ऐसे कई हेड आपके हो सकते हैं बजट में जी। कि जो पिछले एलोकेशन पूरे नहीं हुए, तो अब आपने एक बजट के रूप में एक मानसूनी माहौल तो लोगों के सामने पेश कर दिया, और बिजली भी चमक रही है, लोग चकाचौंध से जो है वो चक्का चौंधिया गई उनकी आंखें। वो बजट का कुछ ऐसा ही होता है कि इतना एलोकेशन, इतना एलोकेशन, इतना एलोकेशन, तो बड़ा आंखें चौंधिया जाती हैं कि इतना सब एलोकेशन हो गया, अब तो जो है पूरा हरियाणा पूरा हरित में ही बदलने वाला है और कहीं कोई आपको सूखा क्षेत्र दिखाई नहीं देगा। जी, जी। लेकिन सरकार को इसके साथ एक जिम्मेदारी भी लेनी है ठीक है। कि जो मैं देखता रहता हूँ और अन्य प्रदेशों में भी होता रहा है, ठीक है। कि जो बजट एलोकेशन होते हैं वो पूरे खर्च नहीं होते सेशन के दौरान। जी जी। मलकानिया साहब, मैं आपसे सवाल पूछूं उससे पहले मैं देख रहा था अभी कि किस तरह से किस विभाग को कितना बजट दिया गया है। यहां पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए आप मानेंगे 3723.93 करोड़ रुपए पहले बजट था। अब जो एलोकेट किया गया है वो 6826.13 करोड़ रुपए किया गया है। ये 83% के करीब है। क्या इसकी जरूरत थी और क्या फोकस सरकार का आपको लग रहा है कि पूरा पूरा ग्रामीण विकास पर ही है, पंचायती राज पर है? देखो, पंचायती राज को जो बजट दिया गया है उसमें बढ़ोतरी की गई है, परंतु उनके साथ साथ उनके अधिकार और काम भी बढ़ाए गए हैं। जैसे लिंक रोड थे, वो पहले मंडीकरण बोर्ड बनाता था, वो उनको दे दिए गए। स्कूल वगैरह का कार्य था वो नगर परिषद वगैरह को दे दिया गया। जी, जी। इस तरह जो छोटे छोटे कार्य थे वो जिला परिषद वगैरह को देकर और जिला आयुक्त उपायुक्त नियुक्त करने की भी बात की गई है। तो इस प्रकार जो ग्रामीण जो है, गांव जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। हमारा हरियाणा जो है अधिकतर गांवों में बसता है, तो ग्रामों के विकास के साथ साथ शहर के विकास की ओर भी ध्यान दिया गया, इसलिए बजट में इसकी बढ़ोतरी की आवश्यकता थी। कृषि क्षेत्र है वो भी गांवों में आता है, उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। कई प्रकार के जो एलोकेशन की गई है वो उस हिसाब से की गई है कि गांवों का विकास हो, लिंक सड़कें जो है उनका विकास हो। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि जो पीडब्ल्यूडी का खर्चा वो 40% के करीब जो सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए रखा गया है। इस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने लोगों के सुझाव लेकर हर वर्ग को छूने की कोशिश की है। और ये साहब, आने वाले वक्त में जब भी पंचायती चुनाव होंगे, जब भी होंगे, अभी तो कोर्ट में मामला है, ज्यादा हम उस पर तो टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कभी तो होंगे, तो ऐसे में लग रहा है कि सुझाव गांव से कुछ ज्यादा ही आगे ग्रामीण विकास के लिए। ग्रामीण से सुझाव आए या नहीं आए, आए तो हैं ही हैं। जब सुझाव मांगे तो सुझाव आए होंगे और उसके अनुसार ही ये काम किया गया। और कुछ नगर परिषदों के चुनाव हो रहे हैं, नगर पंचायतों के चुनाव भी होंगे, तो वहां अगर सरकार की जो है पैठ बढ़ती है तो उससे जो है आगे आगामी चुनावों में भी और विस्तार से मैं आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन काफी जो हमारे मेहमान है बाकी भी वो भी जुड़े हमारे साथ, मार्केट एक्सपर्ट है पीडी शर्मा जी। पीडी शर्मा जी, आपसे मैं थोड़ी तकनीकी तौर पर सवाल पूछना चाहूंगा आप, क्योंकि एक खर्च भी होता है सरकार का, रेवेन्यू भी होता है, उस मुताबिक सरकार को काम करना होता है, लोगों को उम्मीदें जाहिर तौर पर होती हैं, और फिर विश्लेषण भी होता है बजट का। विपक्ष हमेशा अपनी तरफ से आलोचना सरकार की करेगा ही करेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन आप जैसे मार्केट एक्सपर्ट, और चाहे हमारे साथ गुरदीप जी जुड़े हों जैसे सीए, ये बेहतर तरीके से बता सकते हैं इस बजट में क्या है। पीडी शर्मा जी, क्या लग रहा है इस बजट में? उम्मीदें वाला बजट हम इसे कह सकते हैं, वाकई में एक विजन जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि इसमें दिखता है, और हमने विजन के तौर पर इस बजट को बनाया है, सुझाव लिए लोगों के, अलग अलग वर्गों के, वो सब कुछ दिखा आपको इसमें? अपेरेंटली यस, दिख रहा है। लेकिन जो इसमें असल कैच है बजट में जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई हमने कर नहीं लगाया। बिल्कुल नहीं लगाया। आप देखिए बजट अनुमान 2020-23 में कुल राजस्व प्राप्ति 1,06,424.70% जी करोड़, जिसमें 73,727.50 का कर राजस्व। ये कर राजस्व किस पे कर लगेगा? ये टोटल जो इनकम है उसका 69.27% है, और बाकी जो बैलेंस है 12,200.36 करोड़ गैर राजस्व, 8,925.98 करोड़ केंद्रीय करों का हिस्सा।
11,565 करोड़, विच इज 10.87%। तो मैं कहता हूं, मेरा कहने का मतलब है कि ये कर तो आप अपने डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपके इस बजट डॉक्यूमेंट में ये 69 या 70% कर जो है उसी से आप अपने बजट की जो 1,70,255 करोड़ का बजट है उसको पूरा करेंगे। फिर आगे मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा एनालिसिस मैंने और किया है। आपने एजुकेशन पे टोटल बजट का 11.47% खर्चा करने का बता दिया जी। एंड शासन और लोक प्रशासन के लिए 11.36%। वेराज कृषि के लिए आपने, जो कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, आपने कुल टोटल बजट का 3.38% किया जी। और सबसे कम आपने, जो कि आज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, विच इज 0.06%। तो मैं कहता हूं कि डेवलपमेंट तो होगी, बट इट्स अ लॉप साइड डेवलपमेंट। जी। तो ये सारा जो खर्चा है ये किस पे पड़ रहा है? किस पे? ये कर जो है इन्होंने डायरेक्टली नहीं इसमें शो किया, ठीक है। लेकिन इसमें जो राजस्व है, राजस्व इनकम को इसमें करों से इन्होंने ठीक है सर। 70% एलिमेंट डाल दिया। जी शर्मा जी, जी शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। शर्मा जी आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अब सीए गुरदीप सिंह जी बताएंगे। गुरदीप जी, बैलेंस रखा गया है सब चीजों को इस बजट में? सीधा सा सवाल। मैं, जैसा कि अभी पीडी शर्मा जी बता रहे थे, जी। कुछ हद तक मैं इनसे सहमत हूँ। अगर हम क्योंकि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स को हम लोग ज़्यादा देखते हैं। बिल्कुल। 1,77,000 करोड़ के बजट्स में बेसिकली इस चीज़ में एक चीज़ को उन्होंने फिर, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले नेशनल बजट में कहा था जी, कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का और अगले 25 साल का रोड मैप रखा था, और उसमें उनको कहा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा कीजिए। इस बारी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो पिछले बजट में 25% रखे गए थे, इस बारी उनको बढ़ाकर 34% कर दिया है जी। लेकिन अभी डेफिसिट तो अभी भी है, लेकिन हम जो फाइनेंशियल कमीशन की बात करते हैं कि उन्होंने 4% का रखा हुआ, तो उससे नीचे का हमारा भी डेफिसिट चल रहा है, ठीक है वो। लेकिन ग्रोथ फैक्टर जो है, ग्रोथ में हमारे कंट्रैक्शन हुई है। ओवरऑल नेशनल लेवल पे बेशक से 8% की माइनस ग्रोथ है, लेकिन अब हरियाणा की बात करें तो ये -5% की है जी। उसके बाद जहाँ पे बैलेंसिंग की बात है, तो एक बात मैं कहूँगा, ये थोड़ी सी नेशनल लेवल पे भी एप्लीकेबल होती है और हरियाणा पे तो मैक्सिमम एप्लीकेबल होती है। हम यहाँ पर 3 सेक्टर्स में अपनी इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं। प्राइमरी सेक्टर्स में हमारे पास कृषि प्रधान प्रदेश है ये, और कृषि का जो कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में आता है वो 90% आता है। बिल्कुल। और अदर देन कृषि, मतलब कह रहे हो कि सर्विस सेक्टर्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का, इनका कंट्रीब्यूशन दोनों का मिला के तकरीबन 80% आता है, जबकि उनका क्षेत्रफल जो है 50% का है। जी। जैसा कि बताया गया कि एग्रीकल्चर में अभी भी जो प्रावधान किया गया है 5,988 करोड़ का ही किया गया है। मेरे हिसाब से उस पर ज़्यादा किया जा सकता था जी। कुछ क्षेत्र में, जो कि इन्होंने कहा कि एमएसपी ऑन 14 क्रॉप्स पे दे रही है हरियाणा सरकार, और बाजरे पे जो 600 पर क्विंटल के हिसाब से सबसे ज़्यादा एमएसपी पे बात कर रहे हैं, वो अच्छा है। तकरीबन इस बजट में सारी चीज़ों को टच किया गया है, क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन डे है और वुमेन्स के लिए भी एक सौगात है, सुषमा स्वराज पुरस्कार जो उनसे है, जी, जी। वो 5 लाख तक का है। उसमें थोड़ा सा भी ये अभी हमें मालूम नहीं है कि किस क्षेत्र में सभी को दिए, सिर्फ खिलाड़ियों के लिए है या अदर क्षेत्र के लिए भी है। लोन टू वुमेन है जो 3 लाख का है फॉर 3 ईयर्स एट सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। महिला हॉस्टल्स के लिए है। बाकी बजट 2.25 घंटे का बजट था, उसको 5-7 मिनट में आकलन करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी सभी सेक्टर्स को टच किया गया है, चाहे वो नेचुरल एग्रीकल्चर प्रमोशंस का है, मत्स्य विभाग का है, उसमें भी किसान क्रेडिट कार्ड का दिया गया है, गन्ना रेट का किया है, एजुकेशन के ऊपर 20,000 करोड़ का किया गया है। 1-2 फैक्टर्स हैं जिस पे मेरा क्वेश्चन मार्क रहेगा, अगर कोई मेरे को समझा सके। जो वन वृक्ष गणना, शायद इसके भी ऊपर बात करी गई है, तो उसको कैसे किया जाएगा, या उसमें रिसोर्सेज तो नहीं वेस्ट होंगे। हम उसकी गणना की जगह अगर सिर्फ हम प्लांटेशन को ही और बढ़ाएं और उस चीज़ में करें। और एक और जो फैक्टर मेरे को अभी नज़र आया कि टूरिज़्म को
होम गेस्ट करने के लिए, जैसे कि गृह में जाकर वो ऐसा रह सकते हैं, तो उसको कैसे एप्लीकेबल किया जाएगा। एक तरफ तो हमारी कोविड की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्रीज को या होटल इंडस्ट्रीज को झटका लगा है। अब जो व्यक्ति या टूरिस्ट घर पे आके किसी का रहेगा तो उसको भी कोई टैक्सेस के दायरे में लाया जाएगा अगर वो रेवेन्यू रिसीव करता है या नहीं करता। और ये जो सा फिस्कल डेफिसिट है उसको कैसे और कितना कवर किया जाएगा। बाकी जैसे पीडी शर्मा जी ने कहा कि टैक्सेस नहीं है, अगर 1,06,000 करोड़ का हमको राजस्व में 72,000 करोड़ का टैक्सेस से ही आ रहा है, तो इस बेशक से नए टैक्सेस नहीं लगाए हैं, जी, जी। लेकिन ऑलरेडी जो वैट वगैरह थे उनको रिड्यूस करके इस क्षेत्र में भी कुछ काम किया जा सकता था। जी, और भी बारीकियों को समझेंगे हम। इस बजट को पेश कर दिया गया है, लेकिन जैसे कि अब खुद कुलदीप जी कह रहे हैं कि 2.25 घंटे जो बजट के बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी बताया है और बहुत कुछ बातें उसमें हैं, उसको समझने के लिए थोड़ा समय आपको देना होगा और हमें भी देना होगा। उसके बाद छोटा सा ब्रेक लेने के बाद हम जब वापस आएंगे तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताएंगे कि आपके लिए इस बजट में खास क्या रहा है, जो आपको उम्मीदें खासा थी। एक्सपर्ट्स हैं बजट के बारे में बताने के लिए बारीकियों को, और जाहिर तौर पर बजट के बाद हमेशा आप जानना चाहते होंगे कि आपको इस बजट से मिला क्या है, तो ये जानने की कोशिश हम अपने एक्सपर्ट से कर रहे हैं। जारून साहब, इस बजट में सबसे बड़ी और मुख्य बात आपको क्या लगी, जो आपको अट्रैक्ट कर रही होगी और इस पर ज्यादा चर्चा होगी? देखिए, जो डेडिकेटेड फंड बनाया था ये मुझे लग रहा है कि कुछ नया प्रयोग है और ये कुछ हाईलाइट है जी। बाकी तो सब एज यूजुअल साधारण तौर पर जो बजट में होते हैं आवंटन जी, वो ही है। अब जैसे एजुकेशन के लिए 20,000 करोड़ आ गए और उससे ऊपर की कुछ एलोकेशन है, तो अब ये सरकार को पहले तो ये देखना है ना कि ये फंड कैसे उपयोग होगा जब टीचर नहीं पढ़ाने वाले 38,000 पद वो लगातार जो है हरियाणा के स्कूलों में खाली हैं शिक्षकों के, और फिर सरकार कहती है कि भाई विपक्ष तो कुछ समझता नहीं और उसकी एक रटी रटाई प्रतिक्रिया होती है। तो रटी रटाई प्रतिक्रिया तो होगी जब 38,000 टीचर्स के खाली पदों का आंकड़ा पहले से चला आ रहा है तो उसकी चर्चा तो होगी। आप अपनी जिम्मेदारी भी तो स्वीकार करो, इतना फ्रस्ट्रेशन किस बात का जी। आप स्वीकार कीजिए कि विपक्ष ने जो रचनात्मक बातें रखी हैं और जो कमियां हैं उनको हमें पूरा करना है। मैं तो कह रहा हूँ बजट भाषण वहां से शुरू होना चाहिए, अच्छा, बजाय कि आप सपनों की सौदागरी करें और काम कुछ हो नहीं धरातल पर। अब आपने कहा कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनका फ्री हेल्थ चेकअप होगा, तो उसमें डिफाइन कीजिए कि किस तरह का चेकअप होगा। अच्छा, कि सिर्फ वो स्टेथोस्कोप लगा के और धड़कने देख के कि बस ये, और या वो थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर देख के भेज दिया जाएगा। तमाम तरह के टेस्ट हैं, अच्छा, और वो बड़े बड़े महंगे भी हैं। अच्छा, जो ज्यादातर MRI क्षेत्रों और में जारून साहब, ज्यादातर जो क्षेत्र हम देखते हैं उन विभागों में काफी प्रावधान किया गया, मतलब बढ़ोतरी की गई है। अगर मैं देखूं यहाँ पर शहरी विकास को छोड़ दें, बाकी सब में कोई ना कोई ग्रोथ हुई है पिछले बजट के मुकाबले। अब देखिए, इंडस्ट्रीज में भी जो है जिस तरह से उसको बढ़ावा ये कह रहे हैं कि हम क्लस्टर बेस्ड लाएंगे, क्लस्टर बनाएंगे, वहाँ प्रोडक्ट बेस्ड डेवलपमेंट करेंगे इंडस्ट्रीज का जी। तो स्पेसिफिक एक ब्लॉक का एक प्रोडक्ट होगा। तो इतने माइन्यूट लेवल पर जा रहे हैं तो उतना बजट तो नहीं दिखाई देता मुझे उसके लिए कि आपको कितनी जरूरत पड़ेगी बजट की। ये तो एक देखने की बात थी, बातचीत की एक्सरसाइज और माहौल, फिर कमेटियां बनाई जाएंगी, वो अध्ययन नहीं, करेंगी। फिर आपके हिसाब से कमियों वाला बजट था या खासियत वाला बजट है, ये बताइए मुझे आप। नहीं, ये बजट तो देखिए कि ठीक है, संभावनाएं जगाने वाला होता ही है। अच्छा, लेकिन हम जो कमियां कहीं देखते हैं कि सरकार जितने लंबे वादे कर रही है, बड़े वादे कर रही है, अच्छा, उसके रेशियो में ये कितना कर पाएगा, अब ये तो इम्प्लीमेंटेशन से ही पता चलेगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल दो राय नहीं है। मलकानिया साहब, आप सहमत है जारून साहब की बातों से या आपका अलग मत है? क्या आपको भी कोई खासियत लगती है या फिर कमी लगती है इस बजट में, कुछ कमी है जिसको पूरा करना चाहिए था? जो सुझाव दिए गए थे और काफी बैठकों का दौर चला, आपने भी देखा मलकानिया साहब कि कई बैठकें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की थी अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ, वो सब कुछ इस बजट में दिखाई देता है? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने जो बैठकें की और लोगों के सुझाव लिए तो उनको इस बजट में शामिल किया गया है। अच्छा। उन्होंने काफी कुछ करने की कोशिश की है और अगर ये धरातल पर उतरता है और सब कुछ लागू होता है तो लोगों को इससे काफी सुविधा होगी और विकास भी होगा। जादव साहब कह रहे हैं आधी अधूरी जानकारी वाला बजट है। 24 घंटे बिजली की बात है,
महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की बात है, जी। 1000 महिला पुलिस में भर्ती होगी, ठीक है। 5 लाख की योजना है। फिर जो गांवों में पुलियाँ होती थी वो 1000 से 500 मीटर तक कर दी। जो सड़कें हैं उनका बाहर घटाने के लिए नए रास्ते खोलने की बात की है। कई कुछ बताया गया है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए नहीं, तो पिछले कुछ साल ना के कुछ मुकाबले मिलेगा। मनकालिया साहब, आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों को हम उठाकर देख ले तो उससे कुछ खास बजट है, या वही जो पहले बजट आते रहे हैं उसी तरह का बजट है, बस इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा मालूम? बजट तो आम है, परंतु उसको बड़े विस्तार से समझाने की कोशिश की गई है। एक एक बात पर चर्चा की गई है, 2-2.5 घंटे इस पे चर्चा की गई है, बताया गया है, एक एक बात को विस्तार से बताया गया है, जिससे लगता है कि बजट में बहुत ठीक है, कुछ है। ठीक है। परंतु आता क्या है सामने, धरातल पर क्या उतरता वही है, तो क्या बड़ा ये सवाल सारा है। लागू होता है बिल्कुल। या नहीं, तब पता लगेगा जब ये लागू होगा धरातल पर सही मानों में। वरना उतरेगा, अगले साल फिर तो पता लगेगा। अगले साल जाटन साहब फिर कहेंगे कि ये चीज की गई थी, ये घोषणा की गई थी, वो धरातल पर उतर ही नहीं पाई। पीडी शर्मा जी, आप भी बहुत अच्छे से नजर बनाए हुए थे हरियाणा के मुख्यमंत्री के संबोधन पर, और आपने पिछले जितने बजट है उनका भी आंकलन किया होगा, उनका भी विश्लेषण किया होगा। अगर हरियाणा के लिहाज से हम देखें तो आमदनी कितनी है और खर्चा कितना है? जैसे हम कहते हैं ना कि आमदनी खर्चा रुपया, इस तरह का है हरियाणा का बजट या हरियाणा की स्थिति, या आप अलग मानते हैं कुछ? मेरे हिसाब से तो ये डेफिसिट बजट चल रहा है। हाँ। और इस डेफिसिट को कहाँ से कैसे पूरा किया जाए वो तो इस बजट में कुछ लगता नहीं है। अच्छा। बाकी जहाँ तक इस बजट के प्लस पॉइंट हैं वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा इन्होंने किया, क्योंकि आज वर्ल्ड महिला दिवस भी था। बिल्कुल। उसमें महिलाओं के लिए 5 लाख रुपए की नगद राशि वाला सुषमा स्वराज पुरस्कार अनाउंस किया। महिला उद्यमियों के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना, जी। कामकाजी महिलाओं के लिए फरीदकोट, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला में नए आवास, भिवानी के कुड्डल और चापर और जिला सोनीपत के गनौर में 3 नए सरकारी महिला कॉलेजों का प्रावधान। बट अभी जब तक सामने नहीं आता तो प्रोविजंस हैं, ये बजट है। बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि इनको रियलिटी में लाया जाए जी। और एक एनालिसिस किया जाए कि पिछले साल हमने क्या किया था, इस साल हमने क्या अचीव करना है। अगले साल जब बजट आए तो इनकी कंपैरेटिव एनालिसिस होना शर्मा जी, चाहिए। आप कह रहे हैं इस बात को भी मेंशन करना चाहिए जब बजट पेश कर रहे हैं वित्त मंत्री। वेरी राइट। हाँ, ये आप कह रहे हैं कि पिछली बार की जो घोषणा थी वो कितनी पूरी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आप कृषि क्षेत्र में आप कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से कृषि क्षेत्र को उनको और उन्नत और प्रोविजंस करने चाहिए थे, जी जी, जो कि इनएडिक्वेट है। ठीक है। आज हम सेंट्रल बजट को देखा तो हमारी वित्त मंत्री कहती है कि हम रिजर्व बैंक को अप्रोच कर रहे हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑफ मनी के लिए जी। लेकिन हम उस क्षेत्र में हम 0.06% का प्रावधान कर रहे हैं। बिल्कुल। हम इसका मतलब है कि हम दुनिया की पेस से कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ओवरऑल ठीक है, ये पेपर है, पेपर के हिसाब से ठीक है। बाकी इसका एनालिसिस किया जाएगा। अभी 2.5 घंटे तो चीफ मिनिस्टर साहब ने लगा दिए, हम कभी आगे मिलेंगे तो हम इसका एनालिसिस करके बता देंगे। ठीक है। ये सवाल मेरा गुरदीप जी आपसे भी है, हिसाब किताब के मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त मंत्री के तौर पर ये बजट सही तरीके से पेश किया है? क्योंकि हमने देखा कि पेट्रोल डीजल पर वैट भी घटाया गया था। आप जानते हैं पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़ चुके थे, उसके बाद मजबूरन वैट घटाना पड़ा था। आर्थिक तौर पर सरकार पर बहुत बोझ पड़ा। कोरोना काल का जिक्र हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया, लेकिन कहना होगा कि बोझ आर्थिक तौर पर जो आम आदमी हरियाणा का रहने वाला वासी है उस पर इतना नहीं डाला गया इस बजट में। ये एक अच्छी बात रही। देखो, टैक्स अगर वगैरह आप नहीं देगा बजट क्या? की बात करें तो बजट की शुरुआत ही अपने मुख्यमंत्री जी ने कोविड को लेकर करी है ना जी। कोविड के टीकाकरण की, और जरूर उन्होंने हमारी सरकार ने टीकाकरण किया, अच्छा है। लेकिन अगर हम कोविड की बात करें तो फिर भी कई फैक्टर्स हमारे, मैं सोचता हूँ कि और टच किए जाने थे, जिनका कोविड में लॉस हुआ या गंभीर बीमारियों से जो अभी भी त्रस्त हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ तो सरकार ने किया होगा। लेकिन और ज़्यादा एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड फंड उनके लिए भी करते तो और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था। बाकी रही ओवरऑल
सारे फैक्टर्स की बात, तो जो मेरे को सबसे नई चीज़ इस बजट में लगी जो गवर्नमेंट ने किया कि क्योंकि जब कोविड की ही बात हुई थी तो वॉलेंटरी लोगों ने बहुत हेल्प करी थी, संस्थाओं ने बड़ी हेल्प करी थी, जिसको मुख्यमंत्री जी ने देखा होगा। तो उन्होंने एक गवर्नमेंट कम्युनिटी पार्टनरशिप का मॉडल उन्होंने तैयार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो संस्थाएं हैं, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर चैरिटी कर सकती हैं जी। और एक और जो उन्होंने एनबीएफसी के क्रिएशन की बात करी है कि हरियाणा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जी। इसको देखना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास हरियाणा में भी हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वगैरह हैं। ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ये शायद ये प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे ही होगा। उस पर क्या एलिजिबिलिटी होगी और किस किस लोगों को कवर किया जाएगा जी। और जो उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की है, सतत विकास, वो लगता है जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका विकास, उसको लेकर की है जी। बात। वही है, बहुत लंबा था, सभी जगह बहुत ज़्यादा डाटा दिया गया है। अगर ये रियल शब्दों में हम कहें, अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो ज़रूर इस स्टेट का कायाकल्प हो सकता है, प्रोवाइडेड ये इम्प्लीमेंटेशन हो। और मैं जो हमारे पैनलिस्ट्स हैं, जैसे यादव जी हैं, पीडी शर्मा जी से, और हमने जब नेशनल बजट पे भी हम बात कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि जब भी नया बजट होता है तो हम ये चाहेंगे कि जो पिछले बजट में घोषणा की गई थी या उससे पिछले बजट में घोषणा की गई थी, उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ। अगर हम पिछले ऑर्बिट रेल वगैरह का बात देखें तो अभी मेरे ख्याल फरवरी में उनकी टेक्निकल बिड्स शुरू हुई हैं। पंडित देवी दयाल जी का जो हॉस्पिटल था उसकी शायद नींव वगैरह रखी गई, शुरू हो गई हैं। तो ये जो फंड्स की अलॉटमेंट्स वगैरह होती है, जैसे हमारे वित्त पत्रकार जी ने कहा था कि उसकी अलॉटमेंट्स या एलोकेशंस हुई हैं, जी जी, यूटिलाइज कितनी हुई है और उसकी ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन कितना हुआ है, ये बहुत जरूरी है। एक लास्ट रिएक्शन मैं लेना चाहूंगा आप सबसे, निचोड़ इस बजट का क्या रहा। जादू साहब, जो भी समझ आया अपने शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? बहुत कम शब्दों में प्लीज, समय की कमी। हाँ जी, अंतिम शब्दों में क्या कहेंगे अपने इस डिबेट के? नहीं, बजट जो आपको समझ आया उसका निचोड़ क्या है? मेरा मतलब ये है कि मुख्यमंत्री जी कई नए प्रयोग कर रहे हैं कि बजट के लिए अलग अलग जो हितधारक हैं, जो कि स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं, विपक्ष के भी सुझाव ले रहे हैं, कमेटियां भी बना रहे हैं हाउस की, वो भी सुझाव देंगी। तो उनको एक नया प्रयोग और शुरू करना चाहिए कि बजट से पहले पिछले बजट का इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ, अच्छा, और क्या क्या अचीवमेंट्स हुए, उस पर एक रिपोर्ट उनको पेश करना चाहिए। ठीक है आपने ये नया प्रयोग शुरू करने अच्छा, में परेशानी क्या है? इस प्रयोग के बारे में क्या कहेंगे? अभी तो एक और विकल्प मौजूद है विपक्ष के पास भी, विधायकों के पास भी, कि उनके सुझाव अगर अच्छे होंगे बजट में ऐड भी किए जाएंगे इसके बाद भी। हाँ, तो अगर अच्छे सुझाव आते हैं तो मुख्यमंत्री जी को खुले हृदय से स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो है ना, खुद कोष नहीं है। जी जी, ये कोष तो आम आदमी अर्न करके मुख्यमंत्री को सौंप रहा है, बिल्कुल, और उन पर भरोसा कर रहा है कि आप सही ढंग से विकास करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। वो अगर उसमें जिम्मेदारी का अगर प्रदर्शन नहीं करते तो फिर मतलब ही क्या रह गया? ठीक है, मलकाने साहब, जी, अंतिम प्रतिक्रिया देखो, आपकी। मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजटों से और पिछले लोगों के सुझावों से बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया है। एक उन्होंने बात कही है, जो मल्टी बिल्डिंग बनते हैं बहुमंजिलाएं, उनमें गुड़गांव में एक दुर्घटना हो गई थी। तो अब उन्होंने ये सिस्टम शुरू कर दिया है कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी करने से पहले उसको चेक किया जाए, उसका ऑडिट किया जाए। इसी तरह स्वास्थ्य में भी उन्होंने मेडिकल कॉलेजों की बात कर रखी की है। पंचकुला में खुलेगा, चरखेड़ी दादरी में खुलेगा, फतेहाबाद में खुलेगा, रोहतक में अंग प्रत्यारोपण की बात की है, और इलेक्ट्रॉनिक बसों की बात की है। कहा तो बहुत कुछ किया है। अगर इसको धरातल पर उतारा जाता है तो वाकई ही हरियाणा में विकास होगा। हरियाणा के लोगों को, यानी आपके लिए उम्मीदों वाला बजट तो है, ये तो हम कह सकते हैं। आपने कहा कि धरातल पर उतरेगा तो बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। पीडी शर्मा जी, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया सर। मेरे हिसाब से बजट बैलेंस्ड बजट है, ठीक है, बट डुप्लीकेसी है। अच्छा, हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन फॉर इंस्टांस एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन कंपनी बनाई है हरियाणा गवर्नमेंट की जी, और जो सालों साल काम करती रही जी, उसको तो वाइंड अप के ऑर्डर कर दिए। ओके, और ये कहाँ की समझदारी है कि आपने एक और पैरेलल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बना ली। आपको चाहिए था कि उसी को आप रिवाइव करते, उसी को आप मर्ज करके इस नई ऑर्गेनाइजेशन में डालते, तो उसके जो एसेट्स थे वो सारे यूटिलाइज होते, उसके जो एम्प्लॉइज थे उनकी एक्सपर्टीज यूज होती, और
गवर्नमेंट के ऊपर अननेसेसरली बर्डन नहीं पड़ता। इसी तरह से बहुत सारी पीएसयूज हैं जो सिक हैं, आज 4-6 को इकट्ठी करके एक जो अच्छी चल रही है उसके साथ उनको मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, आप क्लोज करने के बजाय बड़ा इजी सिस्टम है, उनको मर्ज कर दो। बिल्कुल। तो इस तरह से ये इस डुप्लीकेसी को अवॉइड किया जाना चाहिए था, ठीक है, ठीक है जो नहीं हो रहा है जी। थैंक यू वेरी मच। गुरदीप जी, मैं इनसे सहमत हूँ। जो मैंने पहले भी कहा था, हरियाणा फाइनेंशियल सर्विसेज जो नहीं, इन्होंने एनबीएफसी का जिसको नाम दिया है जी। और ऑलरेडी हमारे पास एचएफसी थी जिसको उन्होंने वाइंड अप के बाद करके उसको मर्ज करके या कोई भी नए तरीके से उसको ला सकते थे। बाकी सारा पढ़ के पता लगेगा। एक दो चीज़ों को थोड़ा सा मैं महसूस कर रहा हूँ कि अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है, उसके ऊपर शायद इतना टच नहीं किया गया। और उसके अलावा मैं देखता हूँ कि हम जब ग्रोथ की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जरूर एलोकेशंस होती है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर भी ज़्यादा फोकस हरियाणा सरकार को करना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर्स के साथ साथ। बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि अभी तो सुझाव लेने का सिलसिला जारी है और हरियाणा में अब पहली बार ऐसा हो रहा है। अगर सुझाव अच्छे लगे मुख्यमंत्री को, सरकार को, तो उनको बजट में ऐड भी किया जा सकता है। एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा क्या वाकई में सुझाव को ऐड भी किया जाता है, लिया जाता है, इंप्लीमेंट होगा ये बजट पूरी तरीके से धरातल पर। कई सवाल है, जवाब तो आने वाले वक्त में ही मिल पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब हमसे जुड़े एक्सपर्ट्स हमारे। गुरदीप जी आपका शुक्रिया, पीडी शर्मा जी शुक्रिया, राजेंद्र जी शुक्रिया, केसी मलकानी साहब आपका भी धन्यवाद। आपने भी ये समय दिया और बताया कि इस बजट में क्या है और बारीकी से समझने का प्रयास लगातार हमारा जारी रहेगा, क्योंकि अभी तो बजट बहुत बड़ा है और अभी किस सेक्टर को क्या मिला है और आपके लिए इस बजट में क्या है यह भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस पर भी हमारा पूरा जोर रहेगा कि आपको एक छोटी छोटी बात से रूबरू करवाए। और साथ ही अब वक्त आ गया है कि आपको हम विपक्ष क्या कहता है और सत्ता पक्ष इस बजट को लेकर क्या कहता है, जाहिर तौर पर विपक्ष आलोचना तो करेगा, लेकिन उस आलोचना में क्या होगा और सत्ता पक्ष की ओर से दावे इस बजट को लेकर कितने बड़े हैं, सब कुछ जानेंगे। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी बताएंगे हमारे कि इस बजट से जो उम्मीदें थी क्या उम्मीदें पूरी हुई है।